मास्टर बायोलॉजी विद साक्षी। मैं हूँ साक्षी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। अभी तक जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स आ चुके हैं उनमें हम देख चुके हैं कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड टॉपिक क्या है। आज हम उससे आगे एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हम मेनली बात करेंगे कि किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कैसे करें, यानी सपोज जैसे हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिला और हमें उसे किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में डालना है तो हम उसको किस तरह से किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल पाएंगे। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हमें किस में देखनी है, आज के टॉपिक में देखनी है जिसका नाम है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की तो क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, उसमें हमें डिफरेंट बहुत सारे स्टेप्स का यूज़ करना पड़ता है या डिफरेंट कैटेगरीज का यूज़ करना पड़ता है। उन्हीं डिफरेंट कैटेगरीज को हम क्या नाम देते हैं? हम नाम देते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। हमारे पास फंडामेंटली 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं जिनका नाम कुछ इस तरह से दिया हुआ है: किंगडम, फाइलम या प्लांट्स के केस में डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ठीक है, इन्हीं सब कैटेगरीज के ग्रुप को, मतलब सबको एक साथ हम क्या नाम देते हैं? टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, ठीक है, बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स, मतलब उसमें बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं। मतलब अगर हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने जा रहे हैं तो हमें इन सभी कैटेगरीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं? उन्हीं हायरार्की ऑफ स्टेप्स को, हर एक स्टेप को हम क्या नाम देते हैं? एक पर्टिकुलर रैंक या एक कैटेगरी। ठीक है, जैसे कि कैटेगरी इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। पूरे टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, इट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। और जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को टेक्सोनॉमिकली अरेंज कर रहे हैं तो उस टाइम हम उसी कैटेगरी को क्या नाम दे देंगे? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। कहने का मतलब ये है कि ये जो जितने भी हमारे 7 फंडामेंटल कैटेगरीज हैं, चाहे वो किंगडम हो, चाहे वो फाइलम हो या क्लास हो या ऑर्डर हो, ये सब अपने आप में एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और इनके ग्रुप को हम क्या नाम दे देते हैं? टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की का क्या मतलब है। ऑल कैटेगरीज टुगेदर, ये जितनी भी कैटेगरीज है ये सारी मिलके क्या बनाती है? टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती हैं। अब एक शब्द आता है हायरार्की। तो अगर हम हायरार्की की बात करें कि हायरार्की का क्या मतलब होता है तो चलिए देखते हैं। डिसेंडिंग या असेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। कहने का ये मतलब है ये जितनी भी हमारे पास टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनका एक अरेंजमेंट का पैटर्न, उसी को हम क्या बोलते हैं? हायरार्की बोलते हैं। कहने का मतलब ये है या तो हम किसी ऑर्गेनिज्म को किंगडम से स्पीशीज की तरफ अरेंज कर सकते हैं या स्पीशीज से किंगडम की तरफ अरेंज कर सकते हैं। दोनों के ही तरीके को हम क्या बोलेंगे? हायरार्की बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये कह रहे हैं क्लासिफिकेशन, मैंने क्या बोला? हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं, कोई एक क्लास असाइन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, इसका एक बहुत बेसिक और अच्छा एग्जाम्पल ये हो सकता है, जब एक बच्चे का एडमिशन होता है स्कूल में तो हम देखते हैं कि वो एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, एक कैरेक्टर ले लेते हैं, एज। अगर एक बच्चा 5 से 6 साल का है तो हम उसे एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चों के साथ किसी एक पर्टिकुलर क्लास में डाल देते हैं, केजी क्लास या फर्स्ट क्लास, सेकंड, जिसमें भी वो 5 से 6 साल का बच्चा लाई करेगा। ठीक है, तो हमने क्या
कैरेक्टर देखा, एज को देखा और एक क्लास असाइन कर दी कि हाँ ये बच्चा इस एज ग्रुप का है तो इन एज ग्रुप के बच्चों के साथ ये रह सकता है। तो वैसे ही हम किसी ऑर्गेनिज्म को कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे एक पर्टिकुलर कैटेगरी असाइन करेंगे। यही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ये पॉइंट अगर हम समझे, ये कह रहे हैं कि हर एक कैटेगरी को हम क्या बोल सकते हैं, चाहे वो ऑर्डर हो, क्लास हो या कुछ भी हो, उसे हम एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। और उस यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को ही हम आगे जाके क्या बोलेंगे, रैंक। ठीक है, और उसी को एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सन। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, सिंपली हम एक कैटेगरी को रैंक भी बोल सकते हैं, कैटेगरी को यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं और टैक्सन भी बोल सकते हैं। तो मतलब टैक्सन, रैंक, कैटेगरी और आपका लास्ट वन क्या है, हाँ यही सब यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, एक ही चीज़ को नाम दिया जा रहा है। ठीक है, अलग अलग शब्द दिए गए हैं बट एक ही चीज़ के लिए यूज़ किए जाने हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली बायोलॉजिकल एग्रीगेट्स। यहाँ पे बायोलॉजिकल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मॉर्फोलॉजिकल। कहने का ये मतलब है, जब भी हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को कोई एक कैटेगरी या कोई एक ग्रुप असाइन करते हैं तो हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, मतलब सिर्फ उसके आउटर अपीयरेंस के बेसिस पे नहीं देते। क्या लिखा है, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स के बेसिस पे नहीं देते, हम उसकी बायोलॉजिकल एंटिटीज़, मतलब उसके बॉडी का अंदर का टाइप, उसके सेल का टाइप या उसके इंटरनल किस तरह का वो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, ये सब बेसिस पे भी हम उसे एक पर्टिकुलर ग्रुप असाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर के कुछ कैरेक्टर्स देखे और एक ग्रुप असाइन कर दिया, ऐसा नहीं होता। लास्ट वन इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। अगर आपको कोई ऑर्गेनिज्म दे दिया जाए तो आप उस ऑर्गेनिज्म को कुछ किसी भी वेरियस कैटेगरी में कैसे असाइन कर पाओगे। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको ये पता है कि किसी एक ग्रुप में किस तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, कि सपोज हम बात कर लें मैमल्स की, ठीक है, हम एक बेसिक सा कैरेक्टर ले लेते हैं कि मैमल्स वो होंगे जिनके पास 2 हाथ 2 पैर हैं और वो डॉर्सोवेंट्रल हैं। ठीक है, तो जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है, जैसे चाहे वो डॉग है या ह्यूमंस है, वो मैमल्स के अंदर आ जाएंगे क्योंकि हमारे पास भी 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, वैसे ही डॉग्स के पास भी होते हैं और वो मैमल्स के अंदर आ जाएंगे। तो वैसे ही अगर कोई और तीसरा ऑर्गेनिज्म मिले, जैसे कि कोई कैट मिल जाए, तो कैट्स को भी हम उठा के उसी के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ग्रुप असाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमें जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को एक क्लास में या एक ग्रुप में डालना है तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। तो अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी वेरियस कैटेगरीज में असाइन करना है या डालना है तो हम उसके लिए हमें किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, हमें कैरेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए उस एक इंडिविजुअल की या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर हम इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करें तो इनमें सबसे लोवेस्ट कैटेगरी कौन सी होती है, हमारी स्पीशीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है और पूछ लिया जाता है कि लोवेस्ट कैटेगरी टैक्सोनॉमिक हायरार्की की या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की कौन सी है, तो वो है स्पीशीज। और हाईएस्ट कौन सी है, किंगडम। तो हाईएस्ट कैटेगरी का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें कि जो आपके नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, किसी भी 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज हो जाते हैं। वैसे ही अगर हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ आएंगे तो हमारे नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म के बीच में
तो चलिए अब बात करते हैं कि स्पीशीज़ क्या होता है। जैसा कि हम देख चुके थे कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी थी उसे हम स्पीशीज़ बोलते हैं, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि एक स्पीशीज़ के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनमें सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। जैसा हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो भी आपकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज लिखी हुई थी, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, उनमें अगर हम किंगडम से स्पीशीज़ की तरफ आ रहे थे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर बिटवीन ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे थे। वैसे ही इसीलिए मैंने कहा कि एक स्पीशीज़ के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके अंदर जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्पीशीज़ में एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़, वो सभी ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप आएगा जिनमें की एक फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होंगी, ठीक है। मतलब वो फंडामेंटली मतलब एकदम बेसिक लेवल पे बहुत मिलते जुलते होंगे एक दूसरे से, या फिर एकदम हूबहू सेम ही होंगे, ठीक है। और अगर हमें एक स्पीशीज़ को दूसरी स्पीशीज़ से अलग करना है तो उसके लिए हमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे ही हम उन्हें अलग कर पाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है, वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश one species from the other closely related species based on some morphological differences। अगर हमें एक स्पीशीज़ को दूसरी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ से अलग करना है तो हम कुछ मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से दिखने वाले डिफरेंसेस के बेसिस पे ही उन दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे हमें कुछ साइंटिफिक नेम्स लिखे गए हैं। जैसे कि ये आपका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है मैंगीफेरा इंडिका। ये आपका साइंटिफिक नेम किसका है, मैंगो का। किसका है, मैंगो का। वहीं ये दूसरा साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम साइंटिफिक नेम दिया गया है पटेटो का। और पेंथेरा लियो, ये किसका साइंटिफिक नेम है, लॉयन का। अगर हम बात करें, ये जो आपका एक नाम है, हमने बात की थी कि जो भी आपका बायोलॉजिकल नेम होगा या साइंटिफिक नेम होगा वो एक जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट के मिलने से बना होगा। वैसे ही यहाँ पे ये जो बाद में नाम लिखा हुआ है जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीशीज़ के नेम को। तो यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका में इंडिका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीशीज़ को, ठीक है। वैसे ही सोलेनम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम क्या है, आपका स्पेसिफिक नेम या स्पीशीज़ का नाम है। और वैसे ही यहाँ पे पेंथेरा लियो में लियो क्या है, आपका एक स्पीशीज़ का नेम है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, मैंगीफेरा, सोलेनम या पेंथेरा। मैंगीफेरा, सोलेनम और पेंथेरा एक हायर कैटेगरी, मतलब स्पीशीज से पहले क्या प्रेजेंट था आपका, स्पीशीज से पहले जेनेरा प्रेजेंट था। तो ये जो आपका मैंगीफेरा, सोलेनम और पेंथेरा है ये आपके जेनेरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, या जीनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे, जो भी हमारे नेक्स्ट कमिंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनको डिटेल में जानेंगे और उनसे जुड़ी हुई सभी नॉलेज गेन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।